नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी सेकेंड बुक, जिसका नाम है भारत की खोज। और हमारी ये बुक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो आप देख रहे हैं इस बुक के इस चैप्टर को, यानी कि 7th चैप्टर को तलाश, जो आपका यहाँ पर चैप्टर का नाम है अंतिम दौर 2, जिसको हम पढ़ रहे हैं काफी अपने सेशन से, यानी कि 2-3 सेशन से हम इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारा लास्ट जो टॉपिक चल रहा था वो था अल्पसंख्यकों की समस्या और मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये अंतिम दौर 2 चैप्टर था, इसमें गांधी जी के आगमन पर हमने पढ़ा था। लास्ट सेशन में काफी सारी चीजें हमने इस पर डिस्कस की थी। हमने गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस की जो स्थिति थी उसके बारे में डिस्कस किया था, और हमारे देश में जो गरीब, जो मजदूर, जो किसान थे, उनकी स्थिति पर यहाँ पर डिस्कस किया था कि किस तरह से गांधी जी के आने पर उनकी स्थिति थोड़ा सा बदली और उनके अंदर एक आत्मविश्वास आया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसकी उन्होंने रचना की। तो देखिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोगों को ही, यानी कि जो आपके किसान वर्ग था उनको ही एक तरह से लाया गया, और व्यापारिक जो वर्ग था उसमें से जो एक तरह से जो अच्छे उच्च वर्ग के जो व्यापारी थे, अच्छे जो थे, जिनके पास पैसा था, यानी कि जो ठीक ठाक थे, उनको वहां उसमें लिया गया। तो उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। तो काफी अच्छे से उन्होंने एक ये उस टाइम कांग्रेस को काफी अच्छी स्थिति में उन्होंने लेकर वो आए। तो काफी सारी यहाँ चीजें हुई, उन्होंने काफी सारे परिवर्तन और बहुत सारे, आपने देखा होगा बातें हमने बहुत सारी उनके बारे में पढ़ी कि वो किस तरह का भारत चाहते हैं, उनके सपनों का भारत किस तरह का है। जो हमने बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ी थी वो कुछ इस तरह से थी। देखिए, जहां पर उन्होंने कहा था कि ये है मेरे सपनों का भारत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने कई चीजें कही थी, जैसे मेरी आकांक्षा है कि मैं हर आंख से आंसू पोंछ लूं, यानी वो चाहते थे कि मेरी आकांक्षा है कि मैं हर एक आंख से आंसू पोंछ लूं, यानी कि मैं किसी को भी रोता हुआ नहीं देखना चाहता हूं। और उन्होंने लिखा भी था कि भारतीय संस्कृति ना तो हिंदू है, ना इस्लाम है, ना पूरी तरह से कुछ और है, और ये सबका मिला जुला रूप है। और आगे उन्होंने कहा था, मैं संभव हो तो मैं चाहता हूं कि मेरे घर के पास सारे देशों की जो संस्कृति है, जितनी स्वतंत्रता संभव हो उतनी स्वतंत्रता के साथ फैले। और वो चाहते हैं, लेकिन वो कहते, लेकिन मैं उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़ दे, मुझे ये मंजूर नहीं। यानी कि आप मेरे यहाँ आकर रहिए, मेरी संस्कृति यहाँ पर आकर रहे, मेरी जो संस्कृति है वो यहाँ पर रहे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि उसमें से कोई मेरे पैर उखाड़े, यानी कि मुझे कोई और यहाँ से हटाए। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, उन्होंने अपने सपनों के भारत के बारे में यहाँ पर बताया था। जैसे मैंने आपको बताया कि उनके सपनों का जो भारत था, अपने सपनों के भारत के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। जैसे मैंने आपको कहा कि वो किस तरह का भारत चाहते हैं, कैसा भारत उनको मतलब कैसा भारत वो चाहते हैं। तो वो ऐसा भारत चाहते थे कि जहां पर जो है किसी भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी ऐसा ना हो कि कोई जाति बड़ी है, कोई जाति छोटी है, या किसी भी तरह का जातिवाद ना हो, महिला पुरुष को समान अधिकार हो। तो ये सारी चीजें जो है वो चाहते थे, और बहुत ही अच्छे से उन्होंने यहाँ पर अपने अपने बारे में, अपने जो विचार हैं उनको यहाँ पर बताया। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर यहाँ तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, यानी कि ये पूरा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया था। 1920 में जो नेशनल कांग्रेस ने काफी हद तक देश के नए रास्ते को अपनाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बार बार संघर्ष किया, और उसके बाद दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, और उसके कारण बहुत से लोगों को कष्ट उठाने पड़े। लेकिन इन मुसीबतों का, चूंकि खुद इन मुसीबतों को आमंत्रित किया गया था, इसीलिए तो देखिए, उसके बाद एक दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, जिस कारण बहुत से कष्ट उठाने पड़े। और ये मुसीबतें क्योंकि खुद चुनी गई थी, इसीलिए इससे केवल एक शक्ति ही मिली, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जारी नहीं था। तब भी भारत में ब्रिटिश सरकारी तंत्र से हमेशा असहयोग था, हमेशा असहयोग जारी था, और गर्चे उनका आक्रामक चरित्र धीरे धीरे
समाप्त हो गया था। तो देखिए यहाँ पर हमने ये लास्ट सेशन में पढ़ा था, उसके बाद जो हमारा टॉपिक था जिस पर हम थोड़ा सा ही डिस्कस कर पाए थे और जिसको हमने अभी यहाँ पर पढ़ना है कि किस तरह से जो अल्पसंख्यकों की समस्या थी और किस तरह से मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये हमने यहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो शब्द यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है ना, जो हमने अल्पसंख्यक शब्द जो लिया है, ये अल्पसंख्यक मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एक तरह से ये जो अल्पसंख्यक था ये धार्मिक दृष्टि से अल्पसंख्यक थे, यानी कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक थे। तो अब देखिए यहाँ पर हमने कहा जिसे सांप्रदायिक समस्या कहा जाता था, वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह तालमेल बैठाना था ताकि उन्हें बहुसंख्यकों के खिलाफ पर्याप्त संरक्षण मिल सके। मतलब जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ इस तरह से तालमेल बिठाना था कि जो बहुसंख्यकों के खिलाफ उन्हें संरक्षण मिल सके। तो भारत के अल्पसंख्यक यूरोप की तरह जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे। ये मैंने आपको बताया कि जो भारत के अल्पसंख्यक थे वो यूरोप की तरह कोई जातीय या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक नहीं थे, वो धार्मिक अल्पसंख्यक थे। ये यहाँ पर हमने मेन चीज लास्ट सेशन में पढ़ी थी। और जातीय दृष्टि से भारत में एक विचित्र मिश्रण है, पर जातीय सवाल ना तो कभी भारत में उठे हैं और ना ही उठ सकते हैं। धर्म इन जातियों की विभिन्नता से ऊपर है। जातियां या तो एक दूसरे में मिल जाती है या फिर उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है। धार्मिक, अब देखिए जाहिर है कि धार्मिक दीवारें, अब देखिए यहाँ पर जो हमने बताया कि जाहिर है जो धार्मिक दीवारें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं। जो धार्मिक दीवारें होती हैं वो स्थायी नहीं होती हैं और जो व्यवस्था अपना धर्म बदल, एक तरह से जो व्यक्ति, ठीक है, जो धार्मिक दीवारें होती हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। ये मैंने यहाँ पर आपको लास्ट सेशन में भी बताया था कि जो जातियां होती हैं वो तो एक दूसरे से मिल जाती हैं या उनमें अंतर करना कठिन हो जाता है, और क्योंकि जो धार्मिक दीवारें होती हैं वो कभी भी स्थायी नहीं होती हैं। व्यक्ति अपना धर्म बदलता है तो उस धर्म बदलता है, उसकी जातीय पृष्ठभूमि या उसकी जातीय भाषिक विरासत नष्ट नहीं हो जाती। यानी कि जो अगर व्यक्ति कभी कभी जब अपना धर्म बदलता है तो उसकी जातीय या भाषिक विरासत कभी भी नष्ट नहीं होती, यानी कि जो उसकी जाति है वो खत्म नहीं होती या उसकी जो भाषा है, भाषिक विरासत जो उसकी है वो कभी भी खत्म नहीं होती। परंतु राजनीतिक मामलों में, अब देखिए, परंतु राजनीतिक मामलों में, अब यहाँ पर एक देख सकते हैं आप चित्र, ये मोहम्मद अली जिन्ना का चित्र है और ये है गांधी जी का चित्र। धर्म का स्थान, तो यहाँ पर बताया, परंतु राजनीतिक मामलों में धर्म का स्थान सांप्रदायिकता ने ले लिया। एक संकीर्ण समुदाय, जो धर्म का स्थान किसने ले लिया, सांप्रदायिकता ने ले लिया, और यह एक संकीर्ण समुदाय होता है जो मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या बताया कि ये मानसिक रूप से अपना आधार किसी धार्मिक वर्ग को बनाता है, किंतु वास्तव में उसकी दिलचस्पी, किंतु जो वास्तव में उसकी दिलचस्पी होती है राजनीतिक शक्ति और अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है। ठीक है, ये उसकी जो वास्तविक दिलचस्पी होती है वो राजनीतिक शक्ति या अपने समुदाय को बढ़ावा देने में होती है। तो अब देखिए, कांग्रेस सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक और चिंतित थी। जो कांग्रेस थी वो उस टाइम पे अपने सांप्रदायिक हल निकालने के लिए उत्सुक थी और चिंतित थी, ताकि प्रगति के मार्ग पर रुकावट को दूर किया जा सके। ठीक है, प्रगति के मार्ग पे जो रुकावट था, क्योंकि उस टाइम पे, अब देखिए, सांप्रदायिक हल निकालने के लिए जो सांप्रदायिक चीजें चल रही थी उनका हल निकालने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, पर बहुत ज्यादा चिंतित भी थी। और क्योंकि ताकि जो प्रगति का मार्ग, देखिए, जब तक ये चीजें नहीं हटेंगी, जब तक ये सांप्रदायिकता नहीं हटेगी, तब तक प्रगति का मार्ग नहीं निकलेगा, तब तक प्रगति के मार्ग में रुकावट ही रहेगी। तो इसको दूर किया जा सके, कांग्रेस की सदस्य संख्या में मुख्य रूप से हिंदू थे, जो कांग्रेस की सदस्य संख्या थी वहां पर मुख्य रूप से हिंदू थे, और लेकिन
उसमें बड़ी संख्या में मुसलमानों के अलावा, ठीक है, जो मुख्य रूप से थे वो तो हिंदू थे, ठीक है, लेकिन काफी संख्या में उसमें मुसलमानों के अलावा तमाम धर्मों के जैसे सिख, ईसाई आदि शामिल थे। इसीलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही थे या हिंदुओं के जैसे ही उस पर विचार किया जाए, हिंदुओं की तरह ही उस पर विचार किया जाए। उसमें हर, क्योंकि सारी जो धर्म थे, जितने भी धर्म थे, जैसे सिख धर्म, ईसाई धर्म या मुसलमान जो मुस्लिम थे, उनको वो सभी शामिल थे। इसीलिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार करना उसकी मजबूरी थी। उसके लिए सबसे बड़ी समस्या थी कि राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना। क्या करना? उसके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या थी कि किस तरह से वो राष्ट्रीय स्वाधीनता और एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करे। ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि यहाँ पर केवल एक धर्म नहीं था, यहाँ पर 4 धर्म थे, ठीक है, यहाँ पर 4 धर्म थे, 4 धर्मों के लोग थे, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी और उसे मानकर चलती थी, पर उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की संपन्नता और विविधता को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। अब देखिए यहां पर क्या बताया है कि कांग्रेस निसंदेह एका चाहती थी। एका यानी कि एकीकरण चाहती थी, एक होना चाहती थी, सबको एक करके रखना चाहती थी, और उसे मानकर भी चलती थी कि आगे भी ऐसा होगा कि जो सारे धर्म होंगे, सारी जातियां होंगी, वो जो है भारत में मिलजुल कर रहेंगी। पर उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता था जिसकी वजह से भारत के सांस्कृतिक जीवन की जो संपन्नता है और विविधता है को सिर्फ एक सांचे में कस दिया जाए। इसीलिए काफी दूर तक प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई और विभिन्न समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। यानी कि प्रादेशिक स्वायत्तता, अलग अलग तरह से जो प्रदेश बांटे गए, प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार कर ली गई, क्योंकि एक सांचे में बांधकर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत सारा सबको एक ही संस्कृति में बांधकर रखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए प्रादेशिक स्वायत्तता स्वीकार की गई, प्रदेश बनाए गए अलग अलग, और विभिन्न समुदायों, जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह के समुदाय के लोग रहते हैं, तो समुदायों की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विकास की सुरक्षा के तरीकों पर भी सहमति हो गई। 2 बुनियादी प्रश्नों पर कांग्रेस अडिग रही। अब लेकिन इतना उसने कर दिया, लेकिन 2 बुनियादी जो प्रश्न थे उन पर कांग्रेस अडिग रही, हमेशा बनी रही, और वो क्या थी? वो थी राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र। जो 2 मेन चीजें थी वो क्या थी? राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। आधी शताब्दी तक, जब आधी शताब्दी हुई राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र, तो आधी शताब्दी तक अपने विकास के समय वह इन पर बराबर बल देती रही। यानी कि जब आधी शताब्दी लगभग हो चुकी थी और तब तक वो इनके विकास पर, अपने विकास पर, इन सब चीजों पर बराबर बल देती गई, इन सब चीजों को बढ़ावा देती गई। अब देखिए, गुजरे जमाने में कम से कम सिद्धांतों में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया था। जब जो बीता हुआ समय था, वहां पर कम से कम सिद्धांतों में ब्रिटिश सरकार ने भी भारतीय एकता और लोकतंत्र का समर्थन किया, लेकिन उनकी नीतियां हमें सीधे उस दिशा में ले गई जहां इन दोनों का ही अस्वीकार था। लेकिन उनकी जो नीतियां थी, देखिए, उन्होंने भारत की एकता और लोकतंत्र का समर्थन तो किया, लेकिन उनकी नीतियां हमें हमेशा गलत दिशा में ले गई। यानी कि उनकी नीतियां जो है हमेशा ऐसी थी कि इन दोनों को ही अस्वीकार करती थी। यानी कि वो ना तो भारत की एकता चाहती थी और ना ही भारत के अंदर लोकतंत्र चाहती थी। तो उनकी नीतियां कुछ इस तरह की थी। अगस्त 1940,
ठीक है। अगस्त 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की। क्या घोषणा की? अगस्त 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर अगस्त 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति जनजीवन में संघर्ष और फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती और भड़काती है। तो देखिए, ये मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिश शासन का जो एक तरह से काम करने का तरीका था, ब्रिटिश शासन का जो रूल करने का तरीका था, वो था कि फूट डालो और राज करो। ठीक है, फूट डालो और राज करो। तो एक टाइम पे जब 1940 में कांग्रेस ने मजबूर होकर ये घोषणा कर दी कि भारत सरकार की नीति, जो ब्रिटिश सरकार की जो नीति है, वो जनजीवन में संघर्ष करवाती है, फूट को प्रत्यक्ष रूप से उकसाती है, यानी कि फूट डलवाती है और लोगों को भड़काती है। ब्रिटिश शासन के जिम्मेदार लोग खुल्लम खुल्ला हमसे कहने लगे कि शायद नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता को बलि चढ़ानी पड़े। यानी कि जो यहाँ पर ब्रिटिश शासन के जिम्मेदार जो लोग थे, खुल्लम खुल्ला हमसे ये कहने लगे कि शायद किसी नई व्यवस्था के पक्ष में भारत की एकता की बलि चढ़ानी पड़े, और यह भी कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। वो क्या कहते थे? कि भारत के लिए लोकतंत्र ठीक नहीं है। ठीक है, हम सांप्रदायिक समस्याओं का ऐसा कोई हल ढूंढ न सके जो सब पार्टियों को मंजूर हो। तो वो उस टाइम कहते हैं कि हम सांप्रदायिक समस्याओं का, जो ये सांप्रदायिक समस्याएं थी, इनका कोई ऐसा पुख्ता हल नहीं ढूंढ पाए जो सभी पार्टियों को मंजूर हो। तो देखिए, ये हमारा चैप्टर था अंतिम दौर 2, और इसमें हमने अभी तक बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं, जिसमें हमने अभी तक यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि किस तरीके से हमारे देश में जो है चल रहा था संघर्ष ब्रिटिश शासन के खिलाफ, और किस तरह से सारी चीजें हो रही थी। तो उससे देखिए, अब यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि यह साफ जाहिर है कि भारत में बहुत सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय है। भारत में बहुत ही ज्यादा सामंती और प्रतिक्रियावादी समुदाय है। इनमें कुछ जहां की जमीन की उपज है, और कुछ तो जन्म देकर उनका पोषण अंग्रेजों ने किया है। अब देखिए, कुछ तो जमीनी उपज है और कुछ का पोषण जन्म तो भारत में हुआ है, लेकिन पोषण जो है अंग्रेजों ने किया है। संख्या की दृष्टि से वो बहुत कम हो भले ही, लेकिन उनके पास ब्रिटिश सत्ता की मदद है। अब देखिए, जो जैसे मैंने बताया कि ब्रिटिश शासन जो है 1600 में ही भारत आ गया था, 1770 से लगभग उन्होंने अपना शासन प्रारंभ कर दिया था। तो ये 20वीं शताब्दी थी। देखिए, 18वीं शताब्दी में ही लगभग उनका शासन जो है शुरू हो गया था। तो 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी, 20वीं शताब्दी की शुरुआत थी। और यहाँ पर अब तक मैंने आपको बताया कि बहुत सारी पीढ़ियां आई और गई, और ऐसे में जो है जो नई पीढ़ी थी, जैसे यहाँ पर बताया कि बहुत सारे लोग जो थे ऐसे थे कि जो जन्म जिनका भारत में हुआ था, लेकिन पोषण अंग्रेजों ने किया था। तो भले ही वो संख्या की दृष्टि से कम हो, लेकिन उनके पास ब्रिटिश शासन की सत्ता की मदद थी। अब देखिए, बीते हुए दिनों में अंग्रेजों की नीति मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के मतभेदों को प्रोत्साहित करके उन पर बल देने की और सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध महत्व देने की रही थी। और अब यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि बीते दिनों में जो टाइम बीता था, उस टाइम पे वो कहते हैं कि अंग्रेजों की जो नीति थी वो क्या थी कि मुस्लिमों को, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच मतभेदों को प्रोत्साहित करना, यानी कि उनके बीच फूट डालना, उनके बीच मतभेद करवाना, उनके बीच लड़ाइयां करवाना, ये उनकी नीति थी। और इन सब चीजों पर बल देकर सांप्रदायिक संगठनों को कांग्रेस के विरुद्ध जो है खड़े करने की उनकी नीति थी। और तो इस तरह से मिस्टर जिन्ना की मांग का आधार एक नया सिद्धांत था। जो मिस्टर जिन्ना थे, उनकी मांग का आधार जो है एक नया सिद्धांत था, और जिसकी उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी। उनकी जो मांग थी उसका आधार एक नया सिद्धांत था, और जिसकी घोषणा उन्होंने कुछ समय में ही की थी कि भारत में 2 राष्ट्र हैं। क्या कहा था? कि भारत में 2 राष्ट्र हैं,
और हिंदू और मुसलमान। कौन कौन से? भारत में दो राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। दो ही क्यों? मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार धर्म है, वो कहते हैं दो ही क्यों? अगर आप कहते हैं कि राष्ट्रीयता का आधार धर्म है, वो कहते हैं भारत में, पहले तो कहते हैं भारत में दो ही राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान, और फिर वो कहते हैं दो ही क्यों? मैं नहीं जानता, क्योंकि अगर राष्ट्रीयता का आधार अगर धर्म है, तब तो भारत में बहुत से राष्ट्र हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर सिख है, यहाँ पर ईसाई है, यहाँ पर और भी बहुत सारे धर्म हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं इसका मतलब तो भारत में और भी बहुत से राष्ट्र हैं। यहां तक कहा जा सकता है कि अतीत में भारत का विकास एक बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ। तो वो कहते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि अतीत में भारत का विकास जो है, तो वो कहते हैं कि भारत में अगर आप कहते हैं कि राष्ट्रीयता जो है उसका आधार अगर आप किसी एक धर्म को मानते हैं, तब तो मैं कहता हूं कि भारत में दो धर्म है, दो राष्ट्र हैं, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। वो कहते हैं अगर आप यही कह रहे हैं, अगर यहां तक भी कहा जा सकता है कि भारत में जो है बहुत से राष्ट्र हैं, क्योंकि भारत में बहुत से धर्म हैं, तो वो कहते हैं कि अतीत में भारत का विकास जो है शायद बहुराष्ट्रीय राज्य के रूप में हुआ, और उसमें राष्ट्रीय चेतना फिर शायद धीरे धीरे आई, यानी कि एक राष्ट्र की चेतना, राष्ट्र का जो विकास है वो बहुराष्ट्रीय के राज्य के रूप में हुआ, और चेतना जो है फिर उसमें धीरे धीरे आई। अब वो बताते हैं कि मिस्टर जिन्ना के दो राष्ट्रों के सिद्धांत से पाकिस्तान का या भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ। अब देखिए, भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास यहीं से हुआ, यहीं से पता चला, यहीं से लोगों के मन में आया कि हाँ, हमें अपना अलग राष्ट्र चाहिए, हमें अलग करो भारत से, यानी कि हमें अलग, जो हमारा अलग धर्म है तो हमें अलग राष्ट्र दो, ठीक है। तो इन जिन्ना के इन्हीं सिद्धांतों से जो पाकिस्तान यानी कि का या भारत के विभाजन, भारत को विभाजित करने का ये अवधारणा का विकास हुआ, लेकिन उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ। अब उससे दो राष्ट्रों की समस्या का हल नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि केवल एक ही जगह पर थे, क्योंकि वो तो पूरे देश में थे। अब देखिए, ऐसा नहीं कि भारत में मुसलमान सिर्फ एक ही जगह पर हो, वो तो देश के हर कोने में है, हर जगह पर है। तो आप कैसे उसको अलग अलग, कैसे उसको दो देश बना सकते हैं या दो जगह बना सकते हैं? तो इससे उस टाइम पे समस्या का हल तो नहीं हुआ। देखिए, तो अब देखिए ये चीजें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बहुत सारे जो हमारा नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट चैप्टर है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं यहीं से, क्योंकि अभी हमारा सेशन यहाँ पर शेष है, और जिसमें हमने इससे आपको दिक्कत भी नहीं होगी, आप कनेक्ट भी कर पाएंगे नेक्स्ट सेशन में कि आपने अभी क्या पढ़ा और नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को काफी अच्छे से हमारा ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरह से गांधी जी के आगमन के बाद हमारे देश में थोड़ा सा जो गरीब किसान थे या मजदूर थे या निम्न वर्ग के लोग थे, उनकी स्थिति किस तरह से प्रभावित हुई, किस तरह से बदली। तो आगे का जो हमारा अगला चैप्टर है, हमारे चैप्टर का नाम है तनाव, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस तरह से हुई और जिन्ना ने क्या कहा, ठीक है। तो यहाँ पर तनाव किस तरह से शुरू हुआ, किस तरह से देश में तनाव शुरू हुआ, किस तरह से हमारे भारत का विभाजन हुआ, ये सारी चीजें हम अपने 8th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम अपने 8th चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, भारत की खोज का, और काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जिस तरह से हमने अभी तक अपने बाकी के चैप्टर्स पढ़े हैं इस बुक के, उसी तरह से हम अपने इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे। तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अब देखिए, हमने 1940 तक की बात यहाँ पर करी थी। तो भारत में तनाव जो है सन 1942 में
भारत में जो तनाव था वो 1942 के शुरू के महीनों में बढ़ा। जो 1942 के शुरुआत के महीने थे वहां से भारत में तनाव बढ़ता गया। अब धीरे धीरे लोगों के अंदर जो है प्रेशर आता गया और शुरू के महीनों में बड़ा युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था। यानी कि अब तो बस आमने सामने की लड़ाई थी, अब तो बस युद्ध का मंच तैयार होना था, क्योंकि काफी ज्यादा सह लिया था, काफी ज्यादा एक तरह से विरोध कर लिया था, काफी ज्यादा उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, आंदोलन कर लिए थे, क्रांतियां कर ली थी। लेकिन अब जो है युद्ध का समय था, तो युद्ध का मंच लगातार निकट आता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना पैदा हो गई थी। जिन पूर्वी देशों में युद्धों पर जोर था, युद्ध पर जोर था, जो पूर्वी देश थे जहां पर युद्ध पर जोर था, वहां क्या होगा, भारत और इंग्लैंड के संबंधों में क्या नया अंतर आएगा, ये सारी चीजें हम इसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आप एक बार ये चित्र देखिए ध्यान पूर्वक जरा, ये आप देख सकते हैं और नीचे आप इसको जरा सा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस। ये देखिए महिलाओं का आप जुलूस देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सारी महिलाएं यहाँ पर हैं और ये मुंबई में हुआ था और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जुलूस निकाला गया था। तो देखिए किस तरह से तनाव शुरू हुआ और किस तरह से आप देख सकते हैं अंग्रेज सिपाही भी आपको यहाँ पर खड़े हुए आप देख सकते हैं किस तरह से वो भीड़ को रोके हुए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं जुलूस निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ था। अब उनकी एक तरह से धीरे धीरे उनका जो राज था या उनकी जो नीति थी अब वो धीरे धीरे हमारे देश के लोगों को बहुत ज्यादा भारी पड़ रही थी और वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो बंबई में 7 और 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में उस प्रस्ताव पर विचार किया जो बहस की और अब भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, अब देखिए कौन सा प्रस्ताव था, भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, तो ये बंबई में 7 या 8 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने खुली सभा में, ठीक है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो थी उसने खुली सभा में प्रस्ताव पर विचार किया और बहस की जो अब भारत छोड़ो प्रस्ताव। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव नाम से जाना जाता है। यह एक लंबा और विशद प्रस्ताव था, ये एक बहुत ही लंबा और विशद प्रस्ताव था। उसमें अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया। उसमें क्या दिया गया, अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया। ऐसी सरकार जो मिली जुली हो, ऐसी सरकार जो मिली जुली सरकार हो जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों के प्रतिनिधित्व हो, जिसका पहला काम होगा मित्र शक्तियों के सहयोग से भारत की सुरक्षा और सारी हथियारबंद और अहिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना। तो अब देखिए जब यहाँ पर क्लियर हो चुका था कि अब भारत में बाहरी हमले होने हैं तो इस तरह से वहां पर अब एक प्रस्ताव पारित किया गया और उसमें सरकार बनाने का सुझाव दिया गया कि एक सरकार बनाई जाए जो ऐसी मिली जुली सरकार हो जिसमें सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जिसका पहला काम होगा लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों का एक तरह से सहयोग, जो मित्र शक्ति, जिसका पहला काम होगा कि मित्र शक्तियों के सहयोग से, जो मित्र शक्तियां हैं भारत की, उनके सहयोग से भारत की सुरक्षा और अपनी सारी हथियारबंद शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना। और देखिए कांग्रेस कमेटी ने सरकार की आजादी के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र से फिर अपील की। ठीक है, और इस बात की स्वीकृति देना तय किया कि गांधी जी के अपरिहार्य नेतृत्व में अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए। अब देखिए ये रीजन जो था इस तरह से जुलूस का कि वो इसलिए था कि गांधी जी जो है, जैसे मैंने कहा, वो हमेशा क्या थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे, वो कभी भी एक तरह से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो उन्होंने हिंसक शक्तियों के साथ बाहरी हमलों को रोकना
ये उन्होंने तय किया और उन्होंने ये कहा कि जो अहिंसात्मक ढंग से एक जन आंदोलन शुरू किया जाए और यह स्वीकृति उसी समय लागू होती जब गांधी जी ऐसे निर्णय लेते और ये जो स्वीकृति है ये उसी टाइम लागू होती जब गांधी जी जो है ऐसे निर्णय लेते। अंत में कहा गया कि कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल अंत में कहा गया कि कमेटी कांग्रेस के लिए शक्ति हासिल करना नहीं चाहती। ताकत जब भी आएगी वो सारी जनता की होगी। यानी कि वो कहते हैं कि उस टाइम पे फिर लोगों द्वारा कहा गया कि भारत जो कांग्रेस है वो शक्ति नहीं चाहती, यानी कि वो शक्ति हासिल नहीं करना चाहती तब, और उन्होंने कहा शक्ति तो तब भी आएगी जब भारत की सारी जनता एक हो जाएगी, यानी कि भारत की सारी जनता जो है इकट्ठी हो जाएगी। अब देखिए अपने समापन भाषणों में, जो समापन भाषण थे तो कांग्रेस सभापति जो मौलाना अबुल कलाम आजाद और गांधी जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उनका अगला कदम होगा ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वायसराय से मुलाकात करना। अब देखिए जब भाषण वहां पर हुए तो उन भाषणों में ये क्लियर कर दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम जो होगा वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जो है वायसराय जो है उनसे मुलाकात करना और जो खास संयुक्त राष्ट्रों के मुख्याधिकारियों के एक सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना। अब देखिए ये 8 अगस्त सन 1942 काफी रात गए यह प्रस्ताव अंततः पास हुआ। ठीक है, तो ये 8 अगस्त 1942 को ये प्रस्ताव पास हुआ और उसके कुछ घंटे बाद ही, रात गई, रात काफी रात हो चुकी थी और ये प्रस्ताव पारित हुआ और उसके कुछ घंटे बाद ही 9 अगस्त की सुबह सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह हम अहमदनगर के किले में आए। तो अब देखिए यहां से उन्होंने अपने इस चैप्टर में बताया कि किस तरह से वो अहमदनगर के किले में आए और देखिए वो आज तक ये चैप्टर जब मैंने आपको बताया कि उन्होंने जब वो अहमदनगर के किले में गए थे तो पहली बार 1942 से 1944 तक वो वहां पर रहे थे। तो वो कहते हैं कि जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो 9 अगस्त की सुबह सुबह बंबई में और पूरे देश में अनेक स्थानों पर बहुत सी गिरफ्तारियां हुई और इस तरह से हम अहमदनगर के किले में आए। यानी कि जहां से हमने अपने चैप्टर को शुरू किया था, जहां से हमने अपनी इस बुक को शुरू किया था, हम बिल्कुल वहीं पर कंप्लीट हो चुके हैं, हम बिल्कुल वहीं पर पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो एक तरह से जितना भी उन्होंने झेला था, जितनी भी चीजें उन्होंने सही थी, जितनी भी चीजें उन्होंने यहाँ पर की थी वो सारी उन्होंने यहाँ पर बताई और उन सबके लिए उन्होंने यहाँ पर एक चीज बताई है कि किस तरह से भारत को यहाँ तक, यानी कि आजादी अभी भारत को मिली नहीं है। यहाँ पर ये चैप्टर, ये जो बुक लिखी है उन्होंने ये अहमदनगर के किले से ही लिखी है। तो अभी देखिए एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करेंगे कि क्या कुछ हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, जिससे आपको बहुत अच्छे से टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो चीजें हमने यहाँ पर सबसे पहले अंतिम दौर हमारा जो चैप्टर था जिसमें हमने यहाँ पर शुरुआत से पढ़ी थी, तो सबसे मेन चीज देखिए हम गांधी जी के बारे में यहाँ पर एक बार समझते हैं कि ये चीजें शुरुआत कैसे हुई। जो भारत आज तक जो है इतने वर्षों से जो भारत जो है अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जो लड़ रहा था, तो वहां पर ये सारी चीजें कैसे आई, ये सारी चीजें कैसे हुई वो हमने यहाँ पर बताया कि पहला विश्व युद्ध आरंभ जो हुआ था तो उस टाइम पे हमने कहा कि वो राजनीतिक उतार पर थी। जो हमारा देश था उस टाइम पे वहां पर राजनीति जो है उतार पर थी और इसका कारण था कि तथाकथित जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो गर्म दल और नरम दल थे वो विभाजन के कारण, क्योंकि बहुत सारे विभाजनों के कारण जो है अलग अलग तरह के जो नियम थे, प्रतिबंध थे, उनके कारण जो है काफी हमारी राजनीति नीचे आ गई थी और यहीं से जो
शुरुआत हुई कि किस तरह से गांधी जी आए और किस तरह से गांधी जी ने जो अहिंसात्मक तरीके से हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन उन्होंने चलाए और बहुत सारी चीजें उन्होंने की। तो यहाँ से हमारे देश की आजादी का एक रास्ता जो है शुरू हुआ और किस तरह से आपने देखा कि हम यहाँ तक यानी कि अहमदनगर के किले तक जहाँ तक उन्होंने इस बुक को लिखा है और आप सभी अभी तक समझ गए होंगे कि कितनी सारी चीजें हमारे देश को झेलनी पड़ी और कितनी सारी चीजें अभी तक हुई, कितनी सारी चीजें हमारे देश ने सही है। तो इसके बाद का जो हमारा चैप्टर है उसको हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो अभी आज का जो सेशन है उसमें हमने लगभग ये वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, लास्ट सेशन भी चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आप इन दोनों चैप्टर्स को घर पर एक बार रिवाइज करें और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट सेशन में शुरू करेंगे अपना एक नया चैप्टर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।